Hello students, today we will discuss about the measurement of physical quantities. केमिस्ट्री में हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम किसी गैस के ऊपर वर्क कर रहे हैं और गैस का टेम्परेचर मेजर करना, गैस का वॉल्यूम मेजर करना, गैस का प्रेशर मेजर करना, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिन्हें हमें लैब में या फिर केमिस्ट्री की स्टडी के दौरान मेजर करना पड़ता है, जिसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब मान लीजिए इन्हीं डाटा में से जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा डाटा है जिस डाटा की वैल्यू बहुत बड़ी है, ऐसे जिसमें बहुत सारी डिजिट्स है और आप एक सिंपल कैलकुलेटर से उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज हमें देखने को मिलती है। उन्हीं डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए हमें बहुत सारी साइंटिफिक टर्म दे रखी है। उन्हीं टर्म में से कुछ एक एग्जांपल की मैं बात करता हूं, जैसे साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसी कई टर्म है जिनको आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जिसमें अब मैं पहले बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऐसी डिफिकल्टीज के बारे में जिसकी वजह से हमें ऐसी टर्म्स देनी पड़ी। आप वेल नोन है एक जनरल कांस्टेंट से, दैट इज द अवोगाड्रो नंबर। अब अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 60220000, ऐसे करते 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 कितना, अगर हम 23 डिजिट की बात करें तो इतनी डिजिट्स हमें लिखनी पड़ती है। और आप मान लीजिए कि एक कैलकुलेटर में काम कर रहे हैं, आप पुट करते हैं 602222 अब आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी और डाटा से। सपोज कर लीजिए दैट जो मान लीजिए खुद क्या है, सपोज प्लैंक कांस्टेंट है या कुछ और डाटा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ऐसा जिसमें बहुत सारी डिजिट्स आपके पास है। तो ऐसे में आप कैलकुलेटर की हेल्प से अगर इसको कैलकुलेट करने लगे तो काफ़ी डिफिकल्टीज हमें देखने को मिलती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो टर्म्स हमें दी गई उसमें सबसे पहली टर्म के बारे में आज मैं बात करता हूं, एंड दैट टर्म इज सिग्निफिकेंट, दैट टर्म इज साइंटिफिक नोटेशन। जो भी हमें डाटा दिया हुआ है आप उस डाटा को 10 पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या दिया गया, देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हमें एक आ गया कि हम कभी भी कोई भी वैल्यू को अगर साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिखते हैं तो हमारे पास ऐसा डाटा देखने को मिलेगा। ये चीज देखिए, यहां जो आपके पास ये कैपिटल एन है इसको बोला जाता है कोफिशिएंट, एंड इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन द 1 and 10, और इसकी वैल्यू किसके बीच में रहेगी, ऑलवेज 1 to 10। और यहां आपको जो स्मॉल एन दिखाई दे रहा है उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट, और इसकी वैल्यू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए इस टर्म में अगर हमें कोई डाटा लिखना हो दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। अब कुछ एग्जांपल लेता हूं, देखिए सपोज करिए वही अवोगाड्रो नंबर मुझे लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये चीज क्या हुई, ये अवोगाड्रो नंबर है। ऐसे ही मुझे लिखना होता वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, मैं ऐसे लिखता। ऐसे ही हमें मान लीजिए कोई और वैल्यू दी होती 6.62 इंटू 10⁻−34, मान लीजिए प्लैंक कांस्टेंट है मेरे पास। तो ऐसे हम क्या करते, अगर किसी चीज को 10 की फॉर्म में लिखते हैं एंड दैट टर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड भी हमें कुछ रूल दिए गए, मैं आज उन रूल्स के बारे में डिस्कस करता हूं कि क्या क्या साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे पास रूल हैं। तो मैं सबसे पहले रूल की बात करता हूं,
रूल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। पहला रूल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल। फर्स्ट रूल हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल को डिस्प्लेस करने से 10⁻⁴ में क्या फर्क पड़ता है। आप इसमें कुछ बात दिमाग में रखनी है, जिसमें पहली बात, इस साइड में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस साइड हो रही है, और इस साइड एक्सपोनेंट का साइन क्या है। देखिए ये चीज, अगर मान लीजिए कि आप डेसिमल को राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं तो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी माइनस, और अगर आप डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं तो एक्सपोनेंट का साइन होगा प्लस। आप इसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है सपोज ये डाटा आपको दिया हुआ है, मैंने कहा कि आप डेसिमल को लेफ्ट में, तो पहला केस मेरे पास है, मान लीजिए ए, मैं राइट में लेके जा रहा हूं। राइट का मतलब जितना डेसिमल राइट हैंड साइड में प्लेस होगा, सपोज करिए मुझे दो साइड राइट में लेके जाना है ऐसे, तो मेरे पास डाटा हुआ 43209.34। तो डेसिमल कितना डिस्प्लेस हुआ, 2 पॉइंट्स क्या हुआ, राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस हुआ, तो मेरे पास डाटा रहेगा 10⁻⁻²। क्लियर। अब मान लीजिए सेकंड मैंने कहा कि मुझे डेसिमल लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करना है। ये देखिए, अब मान लीजिए डेसिमल मुझे क्या करना है, एक साइड लेफ्ट लेके चलना है, तो मेरे पास डाटा हुआ 43.20934 देन 10⁻⁻+1। तो ये देखिए, यहां से एक बात क्लियर है कि अगर आप राइट हैंड साइड लेके जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, इससे एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है उसके साइन में फर्क पड़ जाता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं टुवर्ड द राइट हैंड साइड, ये देखिए, तो एक्सपोनेंट क्या होगा आपके पास, माइनस के टर्म में आएगा। तो ये देखिए, आपने डेसिमल जैसे ही राइट में डिस्प्लेस किया 2 पॉइंट, तो क्या हुआ 10⁻⁻², और अगर आपने लेफ्ट में डिस्प्लेस किया तो क्या हुआ हमारे पास प्लस के अंदर 10⁻⁻1। तो ये हमारे पास पहला रूल कि डेसिमल की डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, इससे एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है उसके साइन पे क्या फर्क पड़ता है। एंड सेकेंड रूल की बात करता हूं, दैट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब दूसरा रूल मेरे पास क्या है, अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इस दौरान हमें जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए कि आपको दो डाटा दिया हुआ है, दो कोई वैल्यू आपको दे रखी है। मान लीजिए हमारे पास है 43.29 इंटू 10⁻⁴। एक ये वैल्यू आपके पास है, आपको ऐड करना है 2.6 इंटू 10⁻⁴। ये देखिए, ये दो चीज आपके पास है, पहले आप 4 ले लीजिए, एक ही चीज है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि आपके पास क्या है, पावर जो है वो सेम है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इसमें पहला रूल मेरे पास क्या है, इफ n1 इज इक्वल टू n2। अगर दो वैल्यू आपको दे रखी है, दोनों में एक्सपोनेंट की वैल्यू आपके पास सेम है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले डाटा को, जो पहले मतलब इस फॉर्मेट में हमारे पास डाटा होता है, देखिए, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे केस में इसका एग्जांपल देख लीजिए, इस तरीके से होगा n1 इंटू 10⁻⁴
n1 प्लस n2 इंटू 10⁻⁴ n2। अगर ऐसा केस है और n1 इक्वल है किसके, n2 के, तो ऐसे केस में क्या होगा, रिजल्ट आपका होगा n1 प्लस n2 इंटू 10⁻⁴ n1 लिख दीजिए या n2 लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या कहा, यहां दोनों बराबर हैं, इसलिए मैंने एक ही बात कह दी, या तो n1 कर दीजिए या फिर आप इसको n2 कर दीजिए। इसका एग्जाम्पल ऊपर आपके पास है, देखिए ये वाला देख सकते हैं। इसमें आपने देखा कि दोनों पावर क्या है, सेम आपके पास दे रखी है। आप इनको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या हुआ, 45.35 सॉरी 45.89 इंटू 10⁻⁴। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पहला रूल हमें कहता है कि अगर दोनों की पावर सेम हो तो जो कोफिशिएंट की वैल्यू है उनको डायरेक्ट ऐड कीजिए और पावर जो होगी वो सेम ही रह जाएगी। तो ये हमारे पास पहला रूल, और इसी में मैं सेकंड रूल की बात करता हूं। देखिए, मान लीजिए n1 इज नॉट इक्वल टू n2। अगर ऐसा केस आ जाता है तो आपको दिमाग में रखना है कि n1 शुड बी इक्वल टू n2। आपको दोनों को बराबर करना है। अगर बराबर नहीं है तो आपको दोनों को बराबर करना है, ये बात दिमाग में रखिएगा। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना है। आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए हमें दिया एक ही वैल्यू आपके पास है, एक मान लीजिए आपके पास है ये वैल्यू आपके पास है, मान लीजिए ये आप देख सकते हैं। यहां n1 आपके पास 4 है, n2 आपके पास 3 है। क्लियर है, n1 इज नॉट इक्वल टू n2। तो ऐसे केस में क्या कीजिए, जो बड़ी वैल्यू है उसकी टर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप 4 की टर्म में ले आइए इस वाले डाटा को। तो आप क्या लिखेंगे, 4.602 इंटू 10⁻⁴ प्लस, इसको 4 की टर्म में ले लीजिए। तो आपको 4 पावर में प्लस चाहिए तो लेफ्ट में डिस्प्लेस करना पड़ेगा, दैट इज 3.29 इंटू 10⁻⁴। ये देखिए, अब क्योंकि पावर सेम आ चुकी है, अब आप इसे ऐड कर दीजिए। तो अब आपके पास वैल्यू क्या बची, देखिए 7.892 इंटू 10⁻⁴। ये आपके पास रिजल्ट रहेगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप बात दिमाग में रखिएगा कि पावर आपको क्या करनी है, सेम करनी है। उसके बाद आप एक्सपोनेंट, आप जो कोफिशिएंट है उनको ऐड कर दीजिए। तो ये रूल मेरे पास किसका था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। और अब देखिए, अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की एंड मल्टीप्लिकेशन की। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सब्सट्रैक्शन कर चुके हैं, अब हम बात किसकी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। ये देखिए, आपको कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड करनी है, जैसे मान लीजिए आपको ये दिया n1 इंटू 10⁻⁴ एक ही डाटा आपके पास है। आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इस डाटा से n2 इंटू 10⁻⁴ n2। तो ऐसे केस में आप क्या कर दीजिए, जो एक्सपोनेंट जो कोफिशिएंट है उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो 10⁻⁴ है उनमें जो एक्सपोनेंट है उनको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये सब्सट्रैक्शन का रूल है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो ऐसे केस में एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास है 4.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू
2 इंटू 10⁻³ ये देखिए, तो क्या कर दीजिए, ये हमारे पास मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ जाएगा 8.4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इनकी पावर को आपने ऐड कर दिया 10⁻³ + 5 8, तो ये मेरे पास रिजल्ट होगा। ऐसे ही मैं बात करूं डिवीजन की, तो जैसे ये डाटा आपके पास है n1 इंटू 10⁻n1 डिवाइड बाई n2 इंटू 10⁻n2, आपको ये डिवाइड करना है, तो आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा, n1 को तो n2 से डिवाइड कर दीजिए और जो 10⁻ है वो n1 माइनस n2, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवीजन के दौरान आपको साइंटिफिक नोटेशन कैसे दिमाग में रखनी है ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया किसके बारे में, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, कि कैसे किसी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब आपको इस टर्म में आंसर लेके आना है जिसमें कैपिटल एन आपको जो दिया हुआ है उसे कोफिशिएंट बोला जाता है और जो 10⁻ में जो चीज़ होती है उसे एक्सपोनेंट बोला जाता है। एक्सपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है और कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से 10 के बीच में लाइज करेगी। ये एग्जांपल आपको कुछ दे रखे थे जिसमें अब मैं साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स की बात और कर दूं। डिस्प्लेसमेंट का रूल कि डेसिमल को अगर आप राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं तो 10⁻- में आएगी और लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं तो 10⁻+ में आएगी। एडिशन में जब तक एक्सपोनेंट सेम नहीं हो जाते तब तक ऐड नहीं होगा, इसलिए आपको पहले एक्सपोनेंट को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कीजिए, ऐड या सब्सट्रैक्ट कीजिए। डिवीजन में ऐसा कोई रूल नहीं है, जो एक्सपोनेंट है अगर तो मल्टीप्लाई में है तो ऐड कर दीजिए, डिवीजन में है तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल। तो ये हमारे पास क्या चीज़ थी, दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर। जो कैलकुलेशन है उसको और सिंपलीफाई करने के लिए हमें टर्म दी गई साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर में देखिए, मान लीजिए कि हम डेसिमल को जितना मर्जी डिस्प्लेस कर दें तो आगे जो हमारे पास कोफिशिएंट आता है उस कोफिशिएंट में कितना डाटा, मतलब कितने डेसिमल तक वो वैल्यू एग्जैक्ट है, हमने जो मेजर किया सर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें क्या बताती है, अनसर्टेनिटी के बारे में हमें बताती है कि डाटा कितना सर्टेन है कितना अनसर्टेन है। तो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, देखिए अबाउट सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ डाटा, कि जो भी डाटा आपको दिया है कितना सर्टेन है कितना नहीं है। इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपको दिया 5, आपको दिया 5.0, आपको दिया 5.00। मैं कह सकता हूं कि इसमें तो पॉइंट के बाद कंफर्म 0 है, इसके बाद जो अगली डिजिट है वो क्या होगी मुझे नहीं पता। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन मैं सर्टेन नहीं हूं कि जस्ट इसके बाद आगे जो डाटा है उसमें डिजिट क्या होगी। अगर इसकी बात करूं, यही कंपेयर करूं इससे, तो देखिए 5.00, तो डेसिमल के बाद मैं कंफर्म हूं कि 2 प्लेस तक तो 0 ही है,
इसका मतलब ये जो डाटा है 2 डेसिमल तक तो करेक्ट है। इसके बाद आगे क्या वैल्यू है वो मुझे नहीं पता कि इसके आगे क्या हो सकता है, लेकिन मैं सर्टनली ये बात कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है वो 2 डेसिमल प्लेस तक सर्टन है। मैं कह सकता हूं यहां से बाद क्या, ये तो मुझे नहीं पता, यहां कंफर्म है या कुछ और नहीं हो सकता, दैट इज सर्टन वैल्यू। तो ये क्या है, 2 डेसिमल तक एक्यूरेट है, ये ओनली 1 डेसिमल तक एक्यूरेट है, और इसमें डेसिमल के बाद क्या है मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता इसके जस्ट आफ्टर क्या डिजिट होगी। तो हमें सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बारे में कि कोई डाटा कितना रिलायबल है ये बात करें तो हमें अनसर्टेनिटी से क्या बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी। तो डाटा की रिलायबिलिटी जो है वो देखने के लिए हमें जो टर्म्स दी गई दैट इज द साइंटिफिक, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताता हूं कि क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर और कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के भी कुछ रूल्स हैं। अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होगी, कोई ऐसा डाटा जो नॉन जीरो डिजिट का है, सारी डिजिट क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। तो पहला जो नियम हमें कहता है वो क्या है, ऑल द नॉन जीरोस जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होगी सभी क्या होगी, आर सिग्निफिकेंट। इसका एग्जांपल देखिए, मुझे दिया 432.4047, इसमें सारी ही नॉन जीरो है, इसका मतलब कंफर्म है इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। जितने भी नॉन जीरो हैं सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट ही होंगे। जैसे 9762.3.2147, इसकी बात करूं सारे क्या हैं, नॉन जीरो हैं, और कितने हैं टोटल, 9, देन 9 सिग्निफिकेंट फिगर है, 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल क्या कहता है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट होंगे। अब दूसरा रूल देखिएगा, कहता है ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो सारे जीरो जो 2 नॉन जीरो के बीच में हैं वो भी सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, 6029.043, ये जीरो जो है वो भी 2 नॉन जीरो के बीच में है, ये जीरो है वो भी 2 नॉन जीरो के बीच में है। तो इसे आप काउंट करेंगे, इसका मतलब अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये देखिए। अब अगर बात करूं, ये तीनों जीरो ही क्या है, 2 नॉन जीरो के बीच में है, और ये वाली जीरो भी इन 2 नॉन जीरो के बीच में है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुई मेरे पास, 8। तो 2 रूल आपके सामने कि जो नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट रहेगी, और वो सारी जीरो भी जो 2 नॉन जीरो के बीच में है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही होती है। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का दूसरा रूल। अब मैं तीसरे रूल पे चलता हूं, कहता है जीरो
बिफोर नॉन जीरो डिजिट, और ये बात आप कहाँ देखो, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, वो सारी क्या होंगी, आर नॉन सिग्निफिकेंट। वो सारी क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट होगी। ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी जीरो है जो नॉन जीरो से क्या है, पहले है, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए मुझे कहा 0.007, अब इस 7 नॉन जीरो ये है, इससे पहले जितनी भी जीरो आपको दे रखी है वो कोई काम की नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए क्या है, इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये बात समझ आ गई होगी कि एक नॉन जीरो से पहले जितनी भी डिजिट आपको दे रखी है वो सारी की सारी क्या होगी, वो सारी की सारी आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट होगी। और देख लीजिए यहां देखिए, इस नॉन जीरो से पहले है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें कितने डिजिट है, फिर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास तीसरा नियम कि ऐसी सारी जीरो जो नॉन जीरो से पहले है स्टार्टिंग में, वो सारी की सारी क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट होगी। और इसके बाद मैं नेक्स्ट रूल पे चलता हूं, एंड नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि ऑल जीरोस, अब जीरो और जीरोस में सिर्फ यही है, प्लूरल फॉर्म की बात ही कर रहा हूं कि जितनी भी जीरो है अगर डेसिमल के बाद है, आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। इस पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे कहा, पहले तो इस बात को समझा देता हूं, 5.0 जीरो जो है वो डेसिमल के बाद है, ये सिग्निफिकेंट होगी, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मुझे कहा 5.00, अब ये क्या है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि वो जीरो जो डेसिमल के बाद है वो सारी की सारी क्या होगी, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात कर रहे हैं कि कौन सी जीरो सिग्निफिकेंट होगी और कौन सी नहीं होगी। क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल देखिए सिग्निफिकेंट फिगर में। देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर आपको देखना है, दो डाटा आपको दे रखे हैं, जिनको आपको, जो डाटा आपको दे रखे हैं जिनको आपको ऐड करना है, उन सभी में वो वाली वैल्यू चेक कीजिए जिसमें डेसिमल के आफ्टर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। रिजल्ट आपको उसी में ही बताना होगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी। कहने का मतलब समझिए, देखिए मान लीजिए कि आपको डाटा दिया, सपोज आपको ऐड करना है 4.007, 32.0009 एंड 713.4। मान लीजिए आपको ये डाटा है और आपको ऐड करने के लिए कह दिया, तो देखिए हम नॉर्मली यूं तो ऐड कर सकते हैं 9704 डेसिमल 947, ये देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। लेकिन इनमें से जो पहली वैल्यू आपके पास है उसमें डेसिमल की, मैं सिर्फ किसके बात करता हूं, आफ्टर डेसिमल, उसके बारे में बात करता हूं। आफ्टर डेसिमल इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3। आफ्टर डेसिमल इसमें कितने हैं, 4। इसकी बात करूं तो कितने हैं, 1। तो आपको आफ्टर डेसिमल जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी उसमें रिजल्ट चाहिए। ये देखिए
क्योंकि इसके बाद तो आप कह ही नहीं सकते ना कि इसके बाद ये डाटा एक्यूरेट है कि नहीं। यहाँ अब इसके बाद क्या पता यहाँ क्या था, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि एक्यूरेट है नहीं। तो मुझे एक्यूरेसी की अगर बात करूँ, अगर इसकी बात करूँ तो कहाँ तक है मेरे 1 डेसिमल तक मैं कह सकता हूँ कि यहाँ यही डाटा आएगा, इसके बाद क्या है मुझे नहीं पता। तो अगर मैं इसका आंसर बताऊँ तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए 749.4। अब आप पूछे कि आपसे रिजल्ट में पूछे कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल। आपसे पूछे कि जो आंसर है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास है। ये जो एडिशन के लिए रूल है वही सब्सट्रैक्शन के लिए लगेगा। आपको याद रखना है कि डेसिमल के आफ्टर जितनी लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगी उसी में आपने आंसर देना है। क्लियर। नेक्स्ट अगर रूल की बात करूं तो मेरे पास रूल है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां हम कहते हैं आफ्टर डेसिमल लोएस्ट, इसमें तो आपको फोकस क्या करना है, आफ्टर डेसिमल लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, कि डेसिमल के बाद आपको लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। जबकि इसकी बात करूं, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर आपको क्या करना है, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आपको जो रिजल्ट बताना है किसमें, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आपको रिजल्ट बताना है, ना कि आफ्टर लोएस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैं एक वैल्यू से आपको समझाता हूं। मान लीजिए बहुत सिंपल सा ऐसा एग्जांपल जो आईटी में आया हुआ है, देखिए 22/7 ये पाई की वैल्यू है, आप जानते हैं। इस पाई की वैल्यू में आप डिवीजन के बाद, आप नॉर्मल अगर मैथमेटिक्स के बेस पे अगर आप इसे डिवाइड करते तो आपके पास रिजल्ट क्या आता, देखिए आपके पास रिजल्ट आता 3.14141414 एंड सो। आप ऐसे चलते रहते हैं। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, बच्चे लिख के आते हैं इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर है, बट ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि रिजल्ट ये कहता है कि जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट डाटा था उसमें, अब इसमें सिग्निफिकेंट कितनी थी 2 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या थी 1, तो आपको 1 तक ही आंसर लिखना है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट आपका आएगा ओनली 3। ये रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ओनली 3। इसका मतलब इसके रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं आफ्टर डेसिमल की बात नहीं कर रहा, जैसे उसमें तो था डेसिमल से पीछे कितने, ये तो मैटर ही नहीं है, वो तो जुड़ने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। इसमें रिजल्ट ही आपको उसकी फॉर्मेट में ही देना है, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आपको बतानी है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि आपको कहा जाता, यही क्वेश्चन मैंने दे दिया 220/7, ठीक है, तो आप क्या कर देते 31.4141414 ऐसे चलते रहते। ठीक है, ऐसे चलते रहते। तो ऐसे अब आपको रिजल्ट किस में, देखिए रिजल्ट तो आपको 7 में ही देना है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, इसका आंसर क्या है, आंसर इज 30। अब ये कैसे आया, अब 30 बिल्कुल हमारे समझ से परे है। ये सर आपने 30 क्यों लिखा, अगर मैं इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में, देखो रिजल्ट तो 31 ही रहेगा ना। अब 31 को मैं अगर मेरे पास 31 है, अगर मैं 31 को 31 ही लिख देता हूं, मान लीजिए कि डेसिमल के बाद मैं ना देखूं, तो 2 होगी सिग्निफिकेंट फिगर। और मुझे इसे एक सिग्निफिकेंट फिगर में तो यहां 1 नहीं चाहिए, यहां अगर 0 होता तो आफ्टर नॉन डिजिट जो नॉन जीरो है उसके बाद वाली काउंट नहीं होती, तो ये सिग्निफिकेंट आ जाता। ये देखिए इसलिए 30 है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, इस चीज के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, राउंडिंग ऑफ। अब हमें और क्या जरूरत पड़ने वाली है, इसके लिए राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ी कि कैसे सर आपने लिख दिया
क्यों ऐसा रिजल्ट आया, तो इसको मैं जस्ट इसके आगे डिस्कस करूँगा। पहले क्योंकि मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा था, उसके रूल्स आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगला, अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में कोई चीज़ दे रखी है तो क्या होगा? ये देखिए, तो साइंटिफिक नोटेशन में जो आपके पास कोफिशिएंट में सिग्निफिकेंट फिगर है वही रहेगी। तो इसका मतलब सपोज करिए 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद तीनों ही प्लेस क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इसमें क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर कल को सर अब कोई ये पूछे कि सर मान लीजिए कि हम इसको लिखते ही कैसे, मान लीजिए कि हम इसको यूँ लिख देते 6.0222 सॉरी 220 इंटू, एक जीरो यहाँ और लगा देते, फिर 23 लिख देते सर, तो बिल्कुल ये डाटा क्या हो जाता, एक ये जीरो क्योंकि आफ्टर नॉन जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाती। तो ये आप अपनी मर्जी से ऐसे ही जीरो या कुछ भी मत लगा दीजिए, इससे सिग्निफिकेंट फिगर में सारा चेंजेस आ जाता है। तो ये जो रूल हमारे पास थे किससे रिलेटेड थे, ये रूल हमारे पास थे अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। इनके क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स, तो मैं उनको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक ही हमारे पास अब इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ। अभी मैं राउंडिंग ऑफ के बारे में बात और कर देता हूं। राउंडिंग ऑफ, देखिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर को एग्जैक्ट, जैसे अभी मैंने कहा कि आपको 2 तक की प्लेस करना था, तो सिग्निफिकेंट फिगर को एडजस्ट करने के लिए आपको राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ेगी। अब राउंडिंग ऑफ के लिए आप क्या करोगे, देखिए राउंडिंग ऑफ को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे कहा, इसके भी कुछ रूल है राउंडिंग ऑफ के भी, आपको कोई डाटा को राउंड ऑफ करना है, छोटी डिजिट में लेके आना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक डाटा लिखा, ये देखिए मैंने पूछा है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो 2 4 6 8 10 11, तो आपने कहा 11 सर सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखना है। तो आप ऐसा नहीं कि मर्जी से ऐसे हटा दीजिए, ऐसा नहीं है। तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल हैं, देखिए। तो पहला रूल क्या कहता है, अब राउंडिंग ऑफ के रूल के बारे में बात कर देते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, देखिए कि जिस डिजिट को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर वो डिजिट 5 से बड़ी है तो आप पीछे वाले में एक इंक्रीमेंट कर दीजिए। देखिए मतलब डिजिट टू बी एलिमिनेट, जिस डिजिट को आप एलिमिनेट करना चाहते हो इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से ज्यादा है देन एलिमिनेट डिजिट विद 1 इंक्रीमेंट इन बिफोर डिजिट, उससे पीछे वाली जो डिजिट होगी उसमें आप एक बढ़ा दीजिए। क्या मतलब हुआ, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास है 52.96247 और मुझे ये 7 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आप क्या कीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 52.964 है,
ये 7 एलिमिनेट कर दीजिए, पीछे वाले में 1 बढ़ा दीजिए, तो 4 था, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 5 हुआ। यस, तो 5 होते ही आ गया 9625। ये हमारे पास वैल्यू रहेगी कि जिसको आपको हटाना है, जिसको आपको एलिमिनेट करना है, अगर वो 5 से बड़ी वैल्यू है तो आप पीछे वाले में 1 ऐड कर दीजिए और उस डिजिट को एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड रूल देखिए, कहता है ऐसी डिजिट टू बी एलिमिनेट, जिसको आपको एलिमिनेट करना है, इज लेस देन 5, वो 5 से छोटी है, तो ऐसे केस में एलिमिनेट कर दीजिए डायरेक्ट। एलिमिनेट डिजिट विदाउट एनी इंक्रीमेंट, तो पीछे वाले में कोई इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हटा सकते हैं इसको। जैसे अब आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास होता 52.964 और मुझे ये 4 एलिमिनेट करना है, क्योंकि 4 5 से छोटा है इसलिए मैं डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता हूँ 52.96, क्योंकि ये क्या है, 5 से छोटी वैल्यू है और 5 से छोटी वैल्यू को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। अब तीसरा रूल देखिए, कहता है मान लीजिए कि डिजिट टू बी एलिमिनेट इज 5, जिसको एलिमिनेट करना है वो खुद ही क्या है, वो 5 है। तो ऐसे केस में आपको ये देखना पड़ेगा, फिर इसके 2 सब रूल चल पड़ेंगे। ये देखिए, तो ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा केस 1 कि जो पीछे वाली डिजिट है वो इवन है या ओड है। देखिए, तो ऐसे केस में आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो इससे पीछे, जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो, वो डिजिट अगर उससे पीछे वाली डिजिट अगर मान लीजिए ओड है, तो आप उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दीजिए और उसको इवन में कन्वर्ट कर दीजिए। और अगर वो मान लीजिए इवन ही है तो नो चेंज, तो आप उसमें कोई इंक्रीमेंट मत कीजिए, सीधा आप उसको एज इट इज लिख दीजिए। इस बात को समझिएगा। देखिए, पहला मेरे पास है केस नंबर 1 का एग्जांपल। मेरे पास डाटा ये वाला ही देख लीजिए। इससे पहले मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूं, 52.9635। ये देखिए, अब मुझे इस 5 को एलिमिनेट करना है, इस 5 को, तो 5 को तो एलिमिनेट कर दूं, इससे पीछे वाला क्या है, 3 है, और 3 क्या चीज है, ओड वैल्यू है। अगर 3 ओड वैल्यू है तो क्या करना है, इसको एलिमिनेट करते वक्त पीछे वाले में 1 ऐड कर देना है, तो रिजल्ट क्या रहेगा 52.964। पीछे वाले में 1 ऐड कर दीजिए और आप 5 को एलिमिनेट कर दीजिए। अब इधर आप केस 2 का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, मान लीजिए यही चीज मेरे पास क्या होती, 52.9645 9685 कर लीजिए। ये देखिए, और 5 को एलिमिनेट करना है, पीछे वाली चीज आपको ये जो चीज दे रखी है वो पहले ही क्या है, वो इवन है, तो कोई चेंज नहीं करना। देन आंसर आपके पास क्या रहेगा 52.968। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए कि अगर 5 को आप एलिमिनेट करना चाहते हो और एलिमिनेशन से पीछे वाली जो डिजिट है अगर वो ओड है तो आप एक इंक्रीमेंट करके और उस 5 को एलिमिनेट कर दीजिए। और अगर पीछे वाला इवन है तो आप विदाउट एनी इंक्रीमेंट क्या कर दीजिए, आप उसको हटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, राउंडिंग ऑफ का रूल रहेगा। और राउंडिंग ऑफ के रूल के साथ ही एक एग्जांपल कर लीजिए जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। मेरे पास था 52 ये देखिए, मैंने कहा था कि आपको कुछ चेंजेस कर लीजिए इसमें। चलो मैं थोड़ा वो चेंज और कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ कर देता हूँ 7 और यहाँ कर देता हूँ 6। ये लो जी। अब मुझे इसे एक डेसिमल क्या मतलब टोटल, मैं कह रहा हूँ कि कन्वर्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कि आप इसे किस में बदल दीजिए, 3 सिग्निफिकेंट में बदल दीजिए।
अब तो बहुत सारी है, तो 3 में बदलने के लिए पहले 3 को देखिए। तो पहला डाटा क्या हुआ 52.9327406, क्योंकि 3 हटाया जो है वो 5 से छोटा है, और 5 से छोटा है तो डायरेक्ट आप हटा सकते हैं। उसके बाद देख लिए फिर अब आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, 6 को। अब 6 5 से बड़ा है, इसलिए आप क्या कीजिए, पीछे वाले में 1 ऐड कर दीजिए, तो ये हुआ 1। अब आपको एलिमिनेट किसको करना है, 1 को। 1 क्योंकि 5 से छोटा है, आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये हुआ 7 4। अब आपको 4 को एलिमिनेट करना है, 4 भी 5 से छोटा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 7। अब 7 क्योंकि 5 से बड़ा है, इस 2 को भी मैं 5 कर देता हूँ, ये लो, और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सारे रूल आ जाएंगे। ये देखिए, अब 7 को एलिमिनेट कर दीजिए, 9 3 6 हो गया, और 6 फिर 5 से क्या है, बड़ा है, 9 4, फिर 4 क्या है, 5 से छोटा है, 0.9। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 52.9। तो ये जो कंसेप्ट था हमारे पास किससे रिलेटेड था, अबाउट द राउंडिंग ऑफ। क्लियर। और अब मैं बात और कर देता हूं ऐसे ही एक टॉपिक की, जो हमारे पास है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, उसके बारे में बात करता हूं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। कोई भी डाटा हमें दे रखा है, उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। और लैब में मान लीजिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं और उस इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट है। सपोज करिए आपको मैंने कोई रीडिंग लेने के लिए कह दिया, और रीडिंग आनी थी मान लीजिए 12.2, और इंस्ट्रूमेंट आप एग्जैक्ट मेजर कर रहे हैं, आप मतलब कोई एरर नहीं कर रहे अपनी तरफ से, पर्सनल आपकी किसी टाइप की कोई एरर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, जो आपके पास डाटा आ रहा है वो 12.2 नहीं आ रहा, हर बार वो 12.4 आ रहा है। तो ये भी तो हो सकता है ना इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत हो। तो ऐसे केस में डाटा रिलायबल है या नहीं है, इस चीज़ को हमें देखना पड़ता है। और डाटा की रिलायबिलिटी के लिए क्या किया जाता है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है तो क्या प्रिसाइज्ड है। तो ये 2 टर्म क्या है, इसको मैं यहाँ एग्जांपल से समझाता हूँ, और क्या प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो मैं फिर कहता हूँ ये हमें किस लिए दिया जाता है। यहाँ 2 टर्म आपके पास है, एक है प्रिसीजन, एक है एक्यूरेसी। तो पहले मैं बात करता हूँ प्रिसीजन की। प्रिसीजन चीज़ क्या है, प्रिसीजन मान लीजिए आपने कोई भी रीडिंग ली, सपोज कीजिए आपने रीडिंग ली 7.462, दूसरी रीडिंग आपके पास है 7.463, तीसरी रीडिंग 461, चौथी रीडिंग है 463। देखिए, जो आपके पास डाटा दे रखा है, आपने जो रीडिंग ली है वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है। कैसे, देखिए आपको पता है कि वैल्यू जैसे जैसे आप इस साइड आ रहे हो इंपॉर्टेंट होती चली जाती है। तो ये आपके पास 3rd डेसिमल की डिजिट है, उसमें ही चेंज है सिर्फ, और 3rd डेसिमल की डिजिट की इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ये जितनी भी रीडिंग आपने ली वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, इसका मतलब दिस डिजिट इज प्रिसाइज्ड। तो प्रिसीजन एक्चुअली में क्या चीज है, प्रिसीजन इज द क्लोजनेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जो भी रीडिंग आपने ली है वो एक दूसरे के कितने क्लोज है, वो चीज क्या है, वो प्रिसाइज्ड है। इसका मतलब प्रिसीजन क्या चीज है, जितनी भी रीडिंग ली है क्या वो एक दूसरे से क्लोज है या नहीं है, दैट इज द प्रिसीजन। और इसी के साथ मैं एक्यूरेसी भी बता देता हूं ताकि दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना रहे। एक्यूरेसी की बात करूं, मान लीजिए कि आपके पास इसकी जो एग्जैक्ट रीडिंग थी 7.467 मान लीजिए।
अब एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, जो रीडिंग ले रहा है, पहली रीडिंग उसकी आई 7.591, दूसरी रीडिंग आई 7.400, तीसरी आई 7.264, चौथी रीडिंग आ गई 7.467। ये देखिए, हालांकि अगर इसकी बात करूं, इसमें एक डिजिट ऐसी आई है जो एग्जैक्ट भी है, जो एक्यूरेट रीडिंग है, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग है 7.467। अब क्या ये जो पर्सन काम कर रहा है, जो भी इस रीडिंग को नोट कर रहा है, क्या वो बिल्कुल उसको इतनी तरीके से काम करने की समझ है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी उसने? तो ये समझने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपने शूटिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए, शूटिंग का एग्जाम्पल है, और ये मेरे पास वो स्पेस है जिसमें निशाना हमें लगाना है। मान लीजिए कि कोई शूटर है और उस शूटर ने जैसे ही फायर किया, सपोज करो पहला उसका निशाना यहां लगा, पहला केस देखिए, और दूसरा जो है वो यहां लगा, तीसरा यहां लगा, चौथा यहां लगा, तो बिल्कुल वो समझ लीजिए, यूं कह सकते हैं कि तुक्का है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, एक यहां लग रहा है। इसका मतलब उसको वो नहीं कह सकते कि वो एक शूटर जो है वो बेटर है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली रीडिंग जो है नाइदर प्रिसाइज्ड, ना ही तो एक दूसरे के क्लोज है, देखिए, नाइदर प्रिसाइज्ड नोर एक्यूरेट, और ना ही ये कोई एक्यूरेट रीडिंग दे रहा। देख सकते हो कोई कहीं कोई, आपस में रीडिंग भी एक जैसी नहीं है, और एक्यूरेट के तो पास का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वाली नहीं मानो एक बार, एक्यूरेट का सवाल का पैदा ही नहीं होता। तो एक केस मेरे पास ये है, देखिए। दूसरा केस मेरे पास ये है, ये देखिए, एक पर्सन है जिसने फायर किया और यहां पहली, यहां दूसरा फायर, यहां तीसरा फायर, यहां चौथा फायर, यहां पांचवा, यहां। देखिए कि उसके जितने भी फायर है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है, लेकिन वो बात अलग है कि वो एक्यूरेसी से थोड़ा दूर है। तो मैं कह सकता हूं दिस इज प्रिसाइज्ड बट नॉट एक्यूरेट। ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो ये एक केस है। अब तीसरा केस देखिए मेरे पास है, अब तीसरा केस देखिए, पहली रीडिंग मान लो पहला फायर यहां, दूसरा यहां, तीसरा हालांकि यहां, चौथा यहां। देखिए आपस में एक दूसरे के क्लोज नहीं है, लेकिन जो एक्यूरेट रीडिंग है उसके बहुत क्लोज है। अगर उसकी बात करूं, देखो आपस में एक्यूरेट नहीं है, इसका मैं कह सकता हूं कि नॉट प्रिसाइज्ड, कि ये प्रिसाइज तो नहीं है बट एक्यूरेट, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेसी के बिल्कुल पास है। तो ये मोर एक्यूरेट है, ये कह सकता हूं। और एक पर्सन ऐसा है, देखिए, जिसका पहला फायर यहां, दूसरा भी यहां, तीसरा भी यहां, चौथा भी यहां, पांचवा भी यहां। यहां देखिए ये क्या है, प्रिसाइज्ड भी है एंड एक्यूरेट भी है। यहां से प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसी चीज को मैं अगर डाटा की बात करूं, ये तो चलो ठीक है कि एग्जांपल से मैंने आपको चीज समझाई। अगर हम डाटा पे चलते हैं तो ऐसे केस में प्रिसीजन और एक्यूरेसी के डाटा के वक्त आपको क्या दिमाग में रखना है, वो देखिएगा कि आप तो किसी पर्सन को क्या कर देंगे, आप किसी पर्सन को रीडिंग लेने के लिए दे देंगे, और वो रीडिंग जो आई है वो एक्यूरेट है या नहीं, प्रिसाइज्ड है या नहीं, ये अगर आप देखो तो ये आपको कैसे पता लगेगा। तो यहाँ आपके पास दो बातें हैं। देखिए प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए आपके पास दो केसेस हैं। एक तो वो केस है जिसमें आपको एक्यूरेट रीडिंग दी होगी, और एक वो केस है जिसमें आपके पास एक्यूरेट रीडिंग नहीं दी होगी। तो पहला तो वो है जिसमें एक्यूरेट रीडिंग इज नोन। तो केस नंबर 1 देखिए, एक्यूरेट रीडिंग आपको पता है। ऐसे केस में बहुत आसान होता है डाटा को प्रिसाइज और एक्यूरेसी चेक करने के लिए। एक एग्जांपल देता हूं, देखिए
मान लीजिए एक्यूरेट कोई बंदा वॉल्यूम नोट कर रहा है लैब के अंदर और वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम पहले से हमें पता है कि इसकी एग्जैक्ट रीडिंग एक्यूरेट वॉल्यूम कितना है। एक्यूरेट वॉल्यूम मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 12.43 ml जो है वो एक्यूरेट है। और लैब में क्या कर रहे हैं, लैब में 4 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से पहला पर्सन उसने जो वॉल्यूम नोट किया उसका हमारे पास क्या डाटा है, सपोज करो डाटा है 14.31 मान लीजिए, एंड सेकेंड रीडिंग इज 16.92 ml, दूसरी रीडिंग उसने क्या ली 16, थर्ड है उसके पास 11.11 एंड फोर्थ रीडिंग उसके पास है 10.43। इन डाटा को आप ध्यान से देखिए। अगर मैं इनकी बात करूं तो रीडिंग एक्यूरेट से देखिए, एक्यूरेट क्या था 12.43, आप चेक कर लीजिए कहाँ 14, कहाँ 16, कहाँ 11, कहाँ 10। जाहिर सी बात है कि ये जो डाटा है ना ही तो एक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेट तो सवाल पैदा नहीं होता। तो एक्यूरेट की बात करूं कि सर ये एक्यूरेट है क्या, बिल्कुल नहीं है। प्रिसाइज्ड की एक कहाँ 14 आ रहा है, कहाँ दूसरी रीडिंग 16 आ रही है, कहाँ तीसरी रीडिंग 11 आ रही है, तो इसका मतलब प्रिसीजन है क्या सर, तो बिल्कुल ये प्रिसाइज्ड भी नहीं है। तो ना ही तो ये क्या है एक्यूरेट है और ना ही ये क्या चीज़ है प्रिसाइज्ड है। तो ये आप रीडिंग से समझ पा रहे हैं कि लैब में अगर दिया होता तो क्या होता। अब मान लीजिए मेरे पास कोई और पर्सन है वहाँ लैब में काम करता हुआ, पर्सन 2, उसका जो डाटा है उसको ध्यान से देखिए। पर्सन 2 का डाटा, हालांकि ये डाटा मैंने पहले से ले रखा है बेटा, ताकि इसके आगे अब आप समझ जाओगे कि इसकी जो कैलकुलेशन करनी है तो वो मुझे बोर्ड पे करने में टाइम ना लगे, इसलिए मैंने डाटा पहले से ले रखा है इसलिए। तो देखिए मान लीजिए सेकंड रीडिंग मेरे पास है, मैं ले लेता हूँ 13.72, दूसरी है 13.70, 13.73 एंड 13.69। कोई सोच रहा होगा सर ये कोई और भी तो ले सकते थे, क्या जरूरत थी सर आपको यही लेने की जो आपको देखना पड़ रहा है। तो बिल्कुल बेटा मैं इसका सम करूंगा, सम करने के बाद एवरेज निकालूंगा, इसलिए मैंने पहले से फिक्स कर रखा है ताकि इसका टाइम ना लगे। यस, ये देखिए 12.43, बिल्कुल डाटा सारा 13 है, तो एक्यूरेट तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दूर है। देखिए अगर आप एक्यूरेसी की बात करें, क्या सर ये डाटा एक्यूरेट है, नहीं है बेटा। तो क्या प्रिसाइज्ड है, बिल्कुल ध्यान से देखिए 72, 70, 73, 69, ये बिल्कुल पास पास है। अगर इसकी बात करें तो ये डाटा प्रिसाइज जरूर है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो सर क्या ये प्रिसाइज्ड है, बिल्कुल बेटा ये डाटा प्रिसाइज्ड है, क्योंकि इसमें जितनी भी रीडिंग है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज जरूर है। और पर्सन 3, कोई तीसरा पर्सन है उसका डाटा देख लीजिए, पर्सन 3 का डाटा, मान लीजिए तीसरा कोई पर्सन है उसने डाटा लिया 12.62, 12.31, फिर 12.43 एंड 12.59। ये 4 रीडिंग किसकी है, थर्ड पर्सन की है। अगर इसकी बात करें ये 12.43, अगर इसकी बात करें ध्यान से देखिए ये 12.43 के क्लोज है सारे, और 12.43 एग्जैक्ट एक रीडिंग भी है। अगर एक्यूरेसी की बात करूं बिल्कुल ये एक्यूरेट डाटा है, एक्यूरेट डाटा का मतलब है नहीं वही रीडिंग आ जाना, इसका मतलब एग्जैक्ट के बिल्कुल क्लोज है ये बात। तो मैं कह सकता हूं इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो क्या प्रिसीजन है, प्रिसीजन नहीं है बेटा। देखिए 62 एंड 31 काफ़ी डिफरेंस है, कहाँ 59, कहाँ 41। तो इसका मतलब क्या प्रिसीजन की बात करूं, क्या ये सर प्रिसाइज डाटा है, तो बेटा नहीं, ये प्रिसाइज डाटा नहीं है। ठीक है, ये एक्यूरेट जरूर हो सकता है, एक्यूरेसी के जरूर क्लोज हो सकता है, लेकिन ये प्रिसाइज डाटा नहीं है। ऐसे ही मुझे कहा कि एक वहां फोर्थ पर्सन और है, उसका डाटा देख लीजिए, फोर्थ पर्सन का डाटा देख लीजिए, वो मेरे पास है 12.42, फिर 12.43, 12.42 एंड 12.44। ये डाटा देखिए, ये 4 रीडिंग देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट के क्लोज है। 12.43 था तो 42, 43, 42, 44, तो बिल्कुल क्या कह सकता हूं ये एक्यूरेट डाटा है।
अब किसने पूछा सर ये प्रिसाइज्ड भी है, तो एक दूसरे के क्लोज भी तो है, 42 43 42 44, इसका मतलब ये क्या है, प्रिसाइज्ड भी है। तो ये डाटा क्या है, प्रिसाइज्ड भी है और एक्यूरेट भी है। तो मैंने पहला केस लिया था, अभी आपको समझ आएगा कि ये डाटा मैंने पहले से फिक्स क्यों किया। पहला केस है मेरे पास जहां आपके पास एक्यूरेट रीडिंग दी हो, आपको पहले से पता था कि एक्यूरेट रीडिंग आपके पास 12.43 थी, इसलिए आप इसको सोल्व कर पाए। बाय द वे मान लीजिए अब केस नंबर 2, एक्यूरेट रीडिंग इज नॉट नोन, आपको पता ही नहीं है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, एक्यूरेट रीडिंग इज अननोन, आपको नहीं पता कि सर इसका सही आंसर क्या है। अगर नहीं पता तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में जो भी पर्सन है उसका एवरेज लोगे आप, देखो तो एवरेज वैल्यू निकालोगे उसकी और डाटा को कंपेयर विद एवरेज, तो आप उस एवरेज से कंपेयर करोगे। अब समझ आ गई होगी कि मैंने ये वैल्यू सारी इतनी क्यों ली, पहले से फिक्स क्यों करके छोड़ी, क्योंकि इसका जो सम है, ये देखिए इसका जो सम मेरे पास है वो है 52.77 और एवरेज निकालूं तो डिवाइड बाय 4, और ये रीडिंग मेरे पास क्या आई, दैट इज 13.19। ये देखिए अगर ये मेरे पास नहीं होता तो मैं क्या करता, फिर मैं इसे कंपेयर करता 13.19 से, 13.19 और ये 14 ये 16 ये 11 ये 10, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये डाटा आएगा। ऐसे ही अगर सेकंड पर्सन के डाटा को करते तो उसका एवरेज जो आता, एवरेज उसका एवरेज 13.71, अब कंपेयर किससे होगा, 13.71 से होगा, देखिए क्लियर। ऐसे ही मैं बात करूं किससे, 12.49, ये कंपेयर किससे होगा अब 12.49 से, और लास्ट में बात करूं 12.43 से। तो इस तरीके से हमें क्या है, अगर अननोन डाटा नहीं दिया हो, सॉरी अगर हमें उस जो वैल्यू आपको दे रखी है उसका एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं दे रखा, तो ऐसे केस में आप उन जो भी वैल्यू आपके पास है, जो रीडिंग आपके पास आई है उसका एवरेज निकाल लीजिए, और एवरेज के बेस पे आप जो डाटा है उसको कंपेयर करके देखिए कि क्या जितनी भी रीडिंग आई है वो एक दूसरे के क्लोज है, तो समझ लीजिएगा कि वो प्रिसाइज्ड है, और वो एक्यूरेसी या एवरेज के एक्यूरेट रीडिंग दे रखी है तो उससे मैच कर लीजिए, अगर नहीं है तो एवरेज वैल्यू जो निकली है उससे मैच कर लीजिए, अगर उसके क्लोज आती है तो समझिएगा वो एक्यूरेट है। तो यहां था हमारे पास टॉपिक एक्यूरेसी एंड, ये बात किसकी चल रही थी, एक्यूरेसी की और प्रिसीजन की। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स है जो हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या दी जाती है, डाटा दिया जाता है, सिंप्लीफाई आपको कैसे करना होता है इसके लिए दिया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर में।